नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट ईवीएस पेपर 2017 के बारे में कि उसके प्रश्न किस प्रकार से आए और उसको हल किस प्रकार से करना था। कुछ बिंदु वहाँ से अभी जो है लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, तो कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाता चलूँगा कि ये आपको बिंदु नहीं पढ़ना है और ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो यही आपको मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया है। इससे इससे जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है राजस्थान के प्रतीक के बारे में, आप वहाँ अच्छे से पढ़ें। राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावन, जो वर्ष 1981 में घोषित किया गया था। इसको क्रायोटिस नाइग्रिसेप कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम भी हैं, आपको मैंने बताया था गुदनमेर, माल मोरडी, सोहन चिड़िया, हुकना पक्षी, शर्मिला पक्षी, इसको ही कहा जाता है। अब ये जो अगला प्रश्न है, ये अभी लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे रट लें कि निम्न में से कौन सा सुमेलित जो सही है वो आपका है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो संस्थान है वह कोलकाता में है। तो यह अब लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, तो कुछ जो बिंदु हट चुके हैं उनको ना पढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है जिसको वापस बनाया नहीं जा सकता, वह देखिए। तो आपको याद रखना है, सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी से बनाई जा सकती है, पवन ऊर्जा हवा से बनती बनाई जा सकती है, जल विद्युत जल की सहायता से विद्युत बनाई जा सकती है, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम यह नहीं बनाए जा सकते हैं। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ से आंसर दे के यहाँ बता रहा हूँ कि ये हैं वो हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और बिना प्रैक्टिस के पढ़ाना बिल्कुल ईजी नहीं होता है। तो यहाँ आपको समझ पैदा करनी है, समझना है कि प्रश्न क्या क्या किस तरीके से, मैं जब पेपर में बैठता हूँ तो मैं क्या करके आता हूँ, किस प्रकार से मैंने प्रश्न किए होंगे। आगे अगला देखते हैं, पारितंत्र जो शब्द हैं, इकोसिस्टम, यह दिया किसने है। पारितंत्र या इकोसिस्टम जो शब्द हैं वो किसने दिया है, तो वो टेंसले ने दिया है। किसने दिया है, वैज्ञानिक टेंसले। तो इकोसिस्टम जिसको हम पारितंत्र कहते हैं, यह शब्द देने वाले का नाम है टेंसले। तो इसको हम ऐसा रखते हैं ईटी, इको दिया है टी ने, इको टेंस, इको जो सिस्टम शब्द है वो किसने दिया है, टेंस ने दिया है। और इसको ऐसे भी याद रखना कि अगर ऐसे याद नहीं हो तो आप याद रखना ई एस टी, इको सिस्टम शब्द दिया है ई एस, इसके बाद क्या आता है टी यानी टेंसले। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, यह भी इंडिया जीके का प्रश्न है, जो अभी यह भी जो वर्तमान में आपको पढ़ के नहीं जाना है। बस राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपको वह जरूर याद रखना है कि जैसे भारत में सर्वाधिक जो वर्षा वाला आपकी जगह है उसको कहते हैं मासिन राम मेघालय। और वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। सबसे कम बरसात कहाँ होती है, तो सबसे कम होती है जैसलमेर में। तो ये हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार के प्रश्न पढ़ें, इससे हमारी राजस्थान जीके भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और हमें जो है ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। आगे आपसे कह रहा है कि पर्यावरण का जैविक घटक सम्मिलित है। जैविक का मतलब जिसमें जीव हैं, जिसमें श्वास लेना चलना फिरना यानी जीव सजीव की जैसी क्रिया होती है। तो भूमि में सजीव है क्या, सजीव नहीं है। वायु नहीं है, जल नहीं है, पेड़ पौधे चल फिर नहीं पाते किंतु श्वसन आदि करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। तो ये पेड़ पौधे आपके क्या हो जाएंगे, सजीव पार्ट यानी जैविक घटक हो जाएंगे जिनमें जीवांश पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक रोग है मीना माता रोग। तो मीना माता रोग जो है वह किसके वजह से, कौन से प्रदूषण की वजह से होता है। तो मरकरी का जो प्रदूषण है, पारा जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, यह मरकरी यदि शरीर में ज़्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, मीना माता रोग हो जाता है। तो यह आपको याद रखना है। आगे अगला प्रश्न है, अप्रक्षेपित सामग्री। अब प्रोजेक्टाइल सामग्री आपको मैंने पढ़ाया था पिछले पेपर में, OHP, जिसको हम जो है पीछे लगा के आगे प्रोजेक्टाइल करते हैं, जिसको सामने दीवार पे जो है चलाया जाता है। तो उसके अलावा आपको बताना है कि अब अप्रक्षेपित कौन सी है। तो देखना, फिल्म स्ट्रिप, इसको चला के दिखाना पड़ता है। एपीडाइस्कोप, चित्र विस्तार केंद्र, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है। स्लाइड जो है, स्लाइड प्रोजेक्टर की बात कर रहा है, उसमें ऑप्शन था आपके चार्ट, चित्र, ये जो हैं आपकी दृश्य सामग्रियां हैं, तो ये अप्रक्षेपित सामग्रियों में आएगी। हालांकि आपके स्लाइड प्रोजेक्टर भी दृश्य हैं
किंतु चार्ट जो है इसको प्रोजेक्टाइल नहीं करना पड़ता, एक जगह लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, वहाँ से इसको पढ़ा जा सकता है या देखा जा सकता है। तो आपके चार्ट, पुस्तक, ये जो चित्र हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रक्षेपित सामग्री। जबकि फिल्म स्ट्रिप का मतलब जो फिल्म की पट्टिका होती है जिसमें रील्स लगी रहती है, जिसमें एक के बाद दूसरा जो है चलता रहता है, वीडियो वगैरह जो देखते हैं। एपिडाइस्कोप चित्र विस्तारक यंत्र, तो यह पीछे लगा के सामने दीवार पे इसको प्रोजेक्टाइल करना पड़ता है। स्लाइड प्रोजेक्टर भी ऐसे काम करता है। तो जिसमें प्रोजेक्टाइल वर्ड काम में नहीं आता वह आपके अप्रक्षेपित सामग्री हैं, चार्ट, चित्र, इसके अलावा आपके पुस्तक वगैरह जो हैं वो इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी किससे पर्यावरण का संरक्षण नहीं होता है। तो आप देखिए कि जलाशयों की सफाई करेंगे तो पर्यावरण अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट, अच्छी बात है। पौधारोपण करेंगे, इससे भी आपके जो है फायदा होगा। अगला है प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे, जैसे कि आपके पेट्रोलियम हो गया, डीजल वगैरह जो है इनकी रक्षा करेंगे, इनको कम खर्च करेंगे, इनको सुरक्षा देंगे, पेड़ पौधे बचाएंगे, तो इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। वनोन्मूलन, वन को काटने से, पेड़ पौधों की कमी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपका आंसर होगा कि वनोन्मूलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण से तो कतई भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। फिर अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है, जिसमें समूह में बैठ के चर्चा की जाती है। भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन। देखो वर्णन एक जना भी कर सकता है, यानी एक आदमी भी कर सकता है। व्याख्यान जो है एक आदमी देता है, लेक्चर विधि जिसे कहते हैं। भूमिका निर्वाह, कोई एक आदमी खड़ा होकर बात करे, दूसरों को समझाए। विचार गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब होता है एक छोटा समूह जिसमें बात की जा रही है, तो चर्चा की जा रही है, कन्वर्सेशन की जा रही है। तो यह आपके चर्चा वाला कौन सा बिंदु हो जाएगा कि चर्चा जिसमें है वह विधि आपकी विचार गोष्ठी विधि होगी। अब CCE जिसको हम सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम CC का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें? पहले डी वाला देखते हैं। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना, कि बालक जब एडमिशन ले रहा है उस समय उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं। विद्यालय में जब आ रहा है उस समय हम बालक के ज्ञान को चेक करेंगे, उसमें कितना बोध है, कितना उसके अंदर चीज़ें हैं, ज्ञान हैं, वो देखेंगे। बालक की रुचि का मूल्यांकन करेंगे कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। या जब वो उपस्थित होता है उस समय ये देखेंगे कि उसका कोई भी ऐसा पहलू जो शारीरिक, मानसिक, पढ़ने से संबंधित जितने भी वो नीचे जो सारे पहलू हैं, क्या वो इसमें आ रहे हैं। देखिए कि बालक की रुचि किस प्रकार की है, ये भी प्रत्येक पहलू में, यानी कि सर्वांगीण विकास करने के अंदर आ जाएगा। ज्ञान आ गया, बोध आ गया, कौशल आ गया। तो यदि हम इन तीनों जो बिंदु हैं उसको एक ही बिंदु में कवर करें तो ऊपर वाले में आराम से वो बैठ रहा है। तो आपका आंसर क्या बैठेगा कि विद्यालय में उपस्थिति के समय हम सभी पहलुओं को, यानी सर्वांगीण विकास जो से रिलेटेड जो बिंदु हैं उनको देख लेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ज्ञान कैसा है, अवबोध कैसा है, कौशल कैसा है, इंटरेस्ट एंड रुचि किस में है, अभिरुचि किस प्रकार की होगी, अभिवृत्ति किस प्रकार की है, तो वो सभी वहाँ चेक कर लिए जाते हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। IIEP का पूरा नाम क्या है? IIE और P का पूरा नाम आपको बताना है। वैसे यह क्वेश्चन अब आपके इसमें प्रेजेंट टाइम के सिलेबस में तो नहीं है, तो उस हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कि इसको इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो उस टाइम का था। देखिए क्या होता है कि यदि कोई प्रोग्राम किसी समय लॉन्च किया गया तो उस समय के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा का जो कार्यक्रम है वह IIEP कहलाया, IEEP कहलाया, IEEP कहलाया है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं होता है, यानी आकलन असेसमेंट करने का ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसका प्रयोग हम इसके लिए नहीं करेंगे कि उसकी उपलब्धियां चेक करनी है। अवलोकन तो करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो हम उपलब्धियों का पता कैसे लगाएंगे। चर्चा भी करनी पड़ेगी कि क्या एक्चुअल में उसने ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लगा कि इसमें अचीवमेंट हुई या नहीं हुई है, और प्रयोग भी करना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण क्यों नहीं है, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है कि देखिए, रेमेडियल टीचिंग यदि बच्चा किसी मतलब विषय में या किसी भाग में कमजोर है तो उसको दोबारा पढ़ाया जाएगा, रीटीचिंग करवाई जाएगी। तो उपलब्धि वाला बात नहीं है। तो हम रीटीचिंग जो है उसको कहाँ शामिल नहीं करेंगे, आकलन के सूचक के रूप में शामिल नहीं करेंगे। आकलन के अंदर अवलोकन, चर्चा करना, प्रयोग करना, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं।
कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं होती है? तो वो है आपका रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण कब करते हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण तब किया जाता है जब आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण? निदानात्मक परीक्षण। अभी परीक्षण क्या है? तो बालक की कमजोरियां जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, बालक की कमियां और अच्छाइयां जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोसिस टेस्ट कहते हैं। और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है। तो ये आपका बात हो गया। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जिसमें जो है अच्छी गुड टीचिंग नहीं करवाई जाएगी। तो अच्छी टीचिंग नहीं है तो नेगेटिव बात की जाएगी, जैसे कि अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, सही बात है। लोकतांत्रिक यानी सभी के समूह को सभी के हित को देखता है, सही बात है। सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य होते हैं। अब देखना इसमें नेगेटिव बात की जा रही है, शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होते हैं। जब नेगेटिव बात ढूंढना हो ना तो आप पढ़ लीजिए, जो नेगेटिव लगे उसको लगा देखिए, ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, जिसको हम इन्वायरमेंट स्टडीज में शामिल नहीं कर सकते। वन को करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, मृदा का करेंगे, राजनीति का पर्यावरण से क्या लेना देना है? राजनीति की वजह से ही तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो इसको तो हटाना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। तो इससे रिलेटेड बात नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण क्यों। हमें वन का संरक्षण करना है, पेड़ पौधों का संरक्षण करना है, जल का करना है, मृदा का करना है, वायु को बचाना है, तो सभी का करना है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं, प्रयास अधिगम का एक सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसमें कौन सा नियम नहीं है? जब आप थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, तो उसे SR थ्योरी भी कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो वह हम देखते हैं कि उसमें क्या है, उसमें 3 मुख्य नियम बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अभ्यास करने से, लिख लिख के अभ्यास करने से निपुणता आती है। ज्ञान किसी चीज़ के लिए तत्पर होगा तो सीखने में आसानी है। जैसे कि घोड़े को कहाँ तक पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, किंतु उसको विवश नहीं किया जा सकता पीने के लिए, क्योंकि यदि वो तत्पर नहीं है तो काम नहीं होगा। और प्रभाव का नियम क्या कहता है कि प्रभाव, अगर आपको कार्य का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है किसी काम को करने का, तो आप या तो संतुष्ट रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। तो बिना काम किए, बिना प्रभाव आपको संतुष्टि और जो है असंतोष प्राप्त नहीं होगा। पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं है, ये तो री इन्फोर्समेंट वाला सिद्धांत अलग है। CL हल, एक वैज्ञानिक आपके मनोवैज्ञानिक जिनको कहते हैं CL हल, यह उनका सिद्धांत है। तो आप पुनर्बलन वाला सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये कोई मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको अच्छे से पता है कि अधिगम का प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, उसमें 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम आते हैं। तो ये 3 मुख्य नियमों में 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए जो निषेध अधिनियम है वो कब, किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया गया वर्ष 1986 में, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं वह बाल श्रमिक होते हैं और यह करवाना दंडनीय कानूनी अपराध है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसको एक फिक्स अमाउंट में जो है जुर्माना भी भुगतान करना पड़ता है। भारत में विवाह की लड़कियों और लड़कों की आयु कितनी है? तो लड़कियों की तो 18 वर्ष है और लड़कों की 21 वर्ष है। तो 18 और 21 जिस ऑप्शन में है वही आपका सही है, ये वाला। फिर अगला प्रश्न है, वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र उद्योगों की नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो है आपके टेक्सटाइल का यानी सूती वस्त्र का उद्योग सर्वाधिक प्रचलित है। आगे देखते हैं, नशीली दवाओं की जो लत है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाती हैं? तो वो हैं आपके पैथेडिन। पैथेडिन क्या होता है कि यदि किसी को लत लग जाती है, नशीली जो दवाएं हैं उनको ग्रहण करने की, उनके कंजप्शन की उनको लत लग जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसको छुड़ाने के लिए कुछ मार्केट में ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक दवाई है आपके पैथेडिन। ये फोलिक अम्ल जो है आपको विटामिन में आपको पढ़ने को मिलता है। कोकिन नहीं है, कोकिन तो एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। एस्कार्बिक अम्ल आपके विटामिन जो है C को कहा जाता है, तो ये आपको वहाँ से पढ़ना है। तो ये तो आपके विटामिन के नाम है 2, तो यह एक मादक पदार्थ हो ही नहीं सकता। तो बचा ऑप्शन क्या आएगा? पैथेडिन है। तो यदि आपने पढ़ा है सामान्य विज्ञान कहीं तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। 100% खुले में शौच से मुक्ति वाला ODF राज्य, तो पहला ऐसा राज्य बताना है आपको जो ODF था, तो वो केरल था। सबसे ज़्यादा साक्षरता भी केरल की थी। वो इंडिया जीके का उस टाइम का प्रश्न है, अभी ये आपके इस टाइम में प्रश्न नहीं है, इस सिलेबस में आपको ये नहीं पढ़ना है। कई बच्चे तो ये भी सोच सकते हैं कि इंडिया जीके के प्रश्न कई सारे आते हैं, तो बीच बीच में 1-2 प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है। अब इंडिया जीके का आपका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा में सांसद कितने। अब मैं पिछले 2 वीडियोज में बता चुका हूं कि यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो रट लीजिए कि राजस्थान की राज्यसभा में 10, लोकसभा में 25, संसद में दोनों को मिला के देखें तो 35 और विधानसभा में आपके असेंबली में 200 जो हैं टोटल सदस्य हैं। तो विधानसभा में 200, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और आपके संसद में 35 जने जो हैं आपके बैठते हैं राजस्थान से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये आविष्कार में से आपको पूछा जाता है, तो ये आपकी पहले टॉपिक बिंदु था, अब वर्तमान में नहीं है, तो अभी आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है केरोथर्स, जो आप केरोथर्स हैं, जिनका नाम है वोल्लेस केरोथर्स, इन्होंने इसकी खोज की है। देखिए कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो रटने पड़ते हैं, जैसे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया, ऑक्सीजन के बारे में मतलब सबसे पहले किसने बताया, तो उसको आविष्कारकर्ताओं की श्रेणी में रखा जाता है। टीवी का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, तो कुछ सेलेक्टेड आविष्कार आप पढ़े, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं ईवीएस में, ये डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा मेला है जो राजस्थान में नहीं है? बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा, आपको पिछले 1-2 वीडियो में बताया था मैंने कि नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, खेजड़ली मेला जस्ट आज ही पढ़ाया है मैंने आपको इसके पहले प्रतीक वाले वीडियो में कि खेजड़ली मेला आपके जोधपुर ग्रामीण अब जो है उस जिले में लगने लग गया है। तो आपके माघ मेला जो है अपने यहाँ नहीं लगता है, यह राजस्थान के बाहर वाला मेला है। आगे हम बात करते हैं भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई 1853 में हुई है। राजस्थान की बात करें तो दौसा से बांदीकुई के बीच में हुई है। यदि ऐसा पूछे कि राजस्थान में रेल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दौसा से बांदीकुई अपने वे भी दौसा में ही है, बांदीकुई भी, तो इसके बीच में सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत हुई आपके रेल की। बात करते हैं पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी का मतलब होता है फिश, का मतलब होता है मछली। देखो फिशी, FISHI, फिशी कल्चर, CULTURE। अगर किसी ने अच्छे से इसकी स्पेलिंग भी पढ़ी है, मीनिंग भी पढ़ा है, तो ऑलरेडी वो पहचान जाएगा कि मछली पालन, फिशी कल्चर आपका किसे कहा जाता है? मछलियों को पालने, उनके संवर्धन करने से संबंधित है। अब 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। झामर कोटला खान कहाँ की है? तो झामर कोटला आपके उदयपुर साइड की जो खान है, यह किसके लिए फेमस है? रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में जब आप उद्योग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि यह खान रॉक फास्फेट से संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। डायबिटीज़ फैलती है क्या? नहीं फैलती है। हार्ट अटैक फैलता है क्या? नहीं फैलता है। आपके वो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर फैलता है, बीपी फैलती है क्या? ऐसे नहीं फैलती है। तो डिप्थीरिया जो बीमारी है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जब आपको पता है कि 3 नहीं है तो चौथा ऑटोमेटिक आपके निकलेगा। मधुमेह का मतलब होता है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ पर्टिकुलर एक आदमी में होता है, सबको नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका डायबिटीज़ का मरीज है किसी के हाथ लगा दी उसको फैल गया, ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा प्रश्न जो है कौन सा ऐसा टेस्ट है जो परीक्षण है वो HIV के लिए कहता है? HIV में एलिसा परीक्षण करवाया जाता है। कौन सा करवाया जाता है? एलिसा परीक्षण। तो एलिसा परीक्षण आपके किससे संबंधित है? तो वह आपके संबंधित हैं HIV यानी कि एड्स के लिए। तो एड्स के जो जांच हैं वह एलिसा परीक्षण से की जाती हैं। और भारत में सर्वप्रथम पल्स पोलियो का कार्यक्रम जो है कब लॉन्च किया गया? यह 1995 में। यह और उन्मूलन करना था, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में से पोलियो समाप्त हो जाए। अगर छोटे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं टाइम टू टाइम इसको पल्स पोलियो की दवा की खुराक मिल जाए पोलियो की, तो उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी इस प्रकार की। तो इसका उद्देश्य था पोलियो का उन्मूलन करना। तो आज के आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, ये PDF आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताना है कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े, क्योंकि समय ये है इसको बर्बाद नहीं करना है। अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसको किस प्रकार से बनाए गए हैं पेपर, तो वो भी हमें पैटर्न समझना ज़रूरी है।